सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त एंड अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम डेली लॉ एक्सप्लेनर्स वीडियो डालते हैं। जो भी टॉपिक्स होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप चाहे लॉ बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी आप समझ सकते हो वीडियो को फॉर जनरल पर्पस। आई थिंक मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जनरल नॉलेज के पर्पज से। या आप तो फिर अगर लॉ बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो फिर आपके लिए ये काफी यूजफुल होती ही हैं वीडियोस। अब जैसे कि पता है, डेली हम लॉ एक्सप्लेनर्स वीडियो डालते हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ सरोगेसी राइट से रिलेटेड है, जहाँ पर एज लिमिट के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइटल आपने देख ही लिया होगा किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक। तो दोस्तों सोचिए, अगर कोई कपल अपने बेटे या बेटी को खो देता है और कुछ साल बाद अगर हम देखें तो वो कपल जो है वो डिसाइड करता है कि एक बार फिर फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, या मैं कहूँ बनानी चाहिए। जिंदगी जो है हमारी, उसको एक नई लाइफ देना चाहिए, नया स्टार्ट देना चाहिए हमारी लाइफ को, या मैं कहूँ चांस देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा सोचते तो हैं, बट लॉ आता है, तब तक जो लॉ होता है वो बदल चुका होता है। और फिर सवाल ये आता है कि क्या ऐसे कपल के लिए पेरेंटहुड का सपना खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एज 50 या मैं कहूँ 55 क्रॉस कर गई है? तो क्या ऐसे कपल के लिए सॉरी क्या ऐसे कपल के लिए पेरेंटहुड का राइट खत्म हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एज 50 या 55 क्रॉस कर गई है? ये हमारा सवाल है। और ये सवाल इसलिए आया क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक ऐसा ही इमोशनल और लीगल बैटल चल रहा है, जहां ये सवाल है कि क्या सरोगेसी के लिए एज लिमिट लगाना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग दिस पिटिशन चैलेंजिंग दिस एज गैप। दैट इज, क्या की क्वेश्चन है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने, दैट इज एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन सरोगेसी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? ठीक है। क्या ऐसे कपल्स जो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुके थे, उनके लिए कोई ट्रांजिशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए या नहीं? ये सवाल, ये की इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इस आज के इस डिटेल वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है। इस डिटेल वीडियो में हम समझेंगे कि सरोगेसी होता क्या है। सबसे पहले सरोगेसी का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ आता है, तो वो समझेंगे। सरोगेसी जो लॉ है उसमें क्या एज रेस्ट्रिक्शन है, ये भी जानेंगे। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस बेसिस पर ये चैलेंज हो रहा है, एज से रिलेटेड जो मामला आया है, एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन, ये कैसे चैलेंज हो रहा है, तो ये भी देखेंगे। और फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 एंड 21 है, उनका क्या रोल है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, इस पूरे टॉपिक से डील करते हुए क्या यहाँ पर रोल है उनका, ये भी चीज समझेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कहाँ से? कि दैट व्हाट इज सरोगेसी। So, before we dive into today's legal battle, let's first understand that what exactly is surrogacy. तो आप समझिए सरोगेसी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो समझिए कि सरोगेसी जो है ना, वो एक रिप्रोडक्टिव मेथड है दोस्तों। क्या है रिप्रोडक्टिव मेथड? इसमें क्या होता है इस मेथड में? तो ये एक ऐसे रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें एक औरत, जिसे सरोगेट मदर कहा जा रहा है, जिसमें एक औरत जो कि सरोगेट मदर है, वो किसी और के कपल, या मैं कहूँ किसी और कपल के लिए उनका बच्चा अपने गर्भ में रखती है। दैट इज सरोगेसी। यही पूरी मेथड है। अब सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई, दैट अ सरोगेट कैरीज अ चाइल्ड फॉर अ कपल। ठीक है। मेडिकल लैंग्वेज में अगर आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो क्या होता है, दैट द कपल्स एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन सरोगेट। मतलब, अरे मेडिकल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहे हैं कि कपल के एम्ब्रियो को मेडिकली प्रिपेयर करके सरोगेट के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है इस प्रोसेस में। तो जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो सरोगेट बेबी को जन्म देती है, लेकिन इसके लीगल और बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? वही कपल होते हैं जिन्होंने प्रोसेस इनिशिएट की। तो क्लियर है, चाइल्ड बर्थ एंड लीगैलिटी पर भी आपको कोई सवाल नहीं आना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया दैट आफ्टर द बर्थ द बेबी बिलोंग्स टू द कपल जिन्होंने ये प्रोसेस इनिशिएट की। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, या मैं कहूँ ये पूरी प्रोसेस है सरोगेसी। क्लियर है, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में दोस्तों सरोगेसी जो है वो पहले लार्जली
बहुत बढ़ते तादाद में अनरेगुलेटेड थी, है ना? अब जहाँ लोग जो हैं कमर्शियल अरेंजमेंट्स भी करते थे, लेकिन 2021 के बाद गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर दिया, क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी को यहाँ पर बैन करना पड़ा, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। और एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी, यानी कि एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी का मतलब ये होता है, यानी बिना पैसा लिए मदद करना, तो सिर्फ गवर्नमेंट वही अलाउ करती है, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन लाना पड़ा, कमर्शियल सरोगेसी बढ़ने लगी थी। तो सिर्फ एल्ट्रोस्टिक या मैं कहूँ एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी ही यहाँ पर अलाउ होती है, जिसका मतलब है कि बिना पैसा लिया मदद करना, सिर्फ वही अलाउ की गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सरोगेसी की एज लिमिट भी फिक्स कर दी है, सरोगेसी के लिए एज लिमिट फिक्स कर दी है, और इसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे में जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बैटल चल रहा है, जैसे कि हमने बोला। तो इतना क्लियर है सरोगेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम बैकग्राउंड पे कि ये केस कैसे आया, यहाँ पर सरोगेसी लॉस क्या है इंडिया में। तो देखो बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉज आए। कौन कौन से? सबसे पहले एआरटी रेगुलेशन, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 में आया। दूसरा लॉ आया सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। क्लियर है इतना? ठीक है। ये जो दोनों लॉज है ना, ये दोनों लॉज ऑफिशियली जनवरी 2022 में आए, ठीक है। 2000 जनवरी 2022 से इन्फोर्स हुए। एंड इन लॉस का मेन एम जो था वो यही था कि सरोगेसी एक कमर्शियल बिजनेस ना बन जाए, सरोगेसी जो है वो कमर्शियल बिजनेस ना बन जाए, यानी पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि मेडिकल नीड के बेसिस पे यहाँ पर इसको अलाउ किया जाए, ये पूरा एम था। और इसी की वजह से कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया था, ताकि लोग पैसा ना कमाने लग जाए। और जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउ की जा रही थी, कि हाँ सिर्फ मेडिकल नीड के बेसिस पर यहाँ पर सरोगेसी अलाउड होगी, ठीक है। तो ये लॉस क्यों आए, क्या आए, कब आए, और किस एम को फुलफिल करने के लिए आए, क्लियर है बैकग्राउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से कमर्शियल सरोगेसी को मैंने जैसे कहा कि बैन कर दिया गया, और एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी यानी कि बिना पैसा लिए किसी की मदद करना, सिर्फ वही सरोगेसी, इसी टाइप की सरोगेसी अलाउ है। लेकिन दोस्तों ये जो लॉज है, इनमें एक और मेजर क्लॉज है, वो है एज लिमिट का। आते हैं आगे, एज लिमिट। इन लॉज में एक और क्लॉज है जो काफी चर्चा में चल रहा है इस केस के तहत, वो ये है एज रेंजेस की बात है यहाँ पर। एज रेंजेस क्या है, जो क्लॉज एज लिमिट बताता है वो ये है कि जो मैरिड वुमेन है उसके लिए यहाँ पर एज बताइए 23 से 50 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद मैरिड मैन के लिए यहाँ पर 26 से लेकर 55 साल तक बताया है एज। एंड सिंगल वुमन की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विडो या डाइवोर्सी महिला आएगी, ठीक है। तो उसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 35 टू 45 तक एज लिमिट बताई। एंड इफ यू टॉक अबाउट अनमेरिड एंड सेम सेक्स कपल, ठीक है, अनमेरिड सिंगल वुमन या सेम सेक्स कपल्स के लिए यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, नो प्रोविजंस रिगार्डिंग एज लिमिट, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि क्या लॉज आए एंड एज रेंजेस क्या है इन लॉज में। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है, इसमें क्या इशू है आया, ठीक है। इस वक्त जैसा कि हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई पिटिशंस आई, जहां पर कपल्स कह रहे हैं कि उन्होंने सरोगेसी का प्रोसेस जो है ना, सरोगेसी का प्रोसेस वो 2021 से पहले ही शुरू कर दिया था। तो जैसे कि मैंने मेडिकल लैंग्वेज यूज की थी, एम्ब्रियो जो प्रोसेस होती है, तो एम्ब्रियो बना लिया गया था या ट्रीटमेंट चल रहा था, ये प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। लेकिन 2022 में जब न्यू लॉ आया, जैसे कि हमने देखा 2022 में आया ना ये न्यू लॉ फोर्स में, तो जैसे ही 2022 में जब न्यू लॉ आया तो उनकी जो उम्र थी, जो एज लिमिट है, वो क्रॉस कर चुकी थी एज रेंज जो थी उनकी, ठीक है। तो एक पिटिशन में हस्बैंड की एज क्या थी, फॉर एग्जाम्पल एक पिटिशन जो यहाँ पर आई वो ये थी कि हस्बैंड की एज यहाँ पर 62 है और वाइफ की एज 52 है। हस्बैंड की 62 है एंड वाइफ की एज 56 हो गई। तो इन्होंने अपना एक लौता बेटा 2018 में खोया था, ठीक है। इन हस्बैंड और वाइफ ने एक लौता बेटा अपना खोया था, और 2019 से ही फर्टिलिटी प्रोसेस शुरू इन्होंने कर दी थी, शुरू किया था। अब कोविड के टाइम डिले हुआ,
और जब 2022 में मैं कहूं कि 2022 में एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ तो प्रेगनेंसी अनसक्सेसफुल रही। तो जब दोबारा ट्राई करने का प्लान बनाया उन्होंने, तब तक नया लॉ इन्फोर्स हो गया, नया लॉ इन्फोर्स हो चुका था और अब उनकी एज के बेसिस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि एज का जो लिमिट है वो क्रॉस कर गए 62 एंड 56, वो सरोगेसी उनकी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दी गई। अब सवाल ये उठता है, इसलिए यहाँ पर सवाल आया कि क्या ऐसा होना अनफेयर है? सवाल उठा क्योंकि पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट ये रहे, पिटिशनर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मेजर पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहला, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अनफेयर है। क्या मतलब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अनफेयर है? पिटिशनर का यह आर्ग्यूमेंट रखा गया पिटिशनर के द्वारा। इसका मतलब ये कि जैसा अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट हमने रखा है कि जब कोई नया लॉ आता है ना, तो जनरली एक ट्रांजिशनल क्लॉज होता है। क्या होता है? एक ट्रांजिशनल क्लॉज होता है जिसे ग्रैंडफादर क्लॉज कहते हैं, जिसे ग्रैंडफादर क्लॉज कहते हैं। क्या होता है कि जो लोग पहले से प्रोसेस में हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होता है, लेकिन ये जो सरोगेसी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी एकदम से सब कुछ रोक दिया गया बिना किसी बफर पीरियड के। ये हमारे साथ गलत किया हुआ, ये हमारे साथ गलत हुआ, हमारा राइट वायलेट होता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 14 यहाँ हमारा वायलेट होता है एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 वायलेशन क्यों हो रहा है? राइट टू इक्वालिटी। अरे पिटिशनर कह रहे हैं कि ये एज लिमिट एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन बनाता है, क्योंकि अगर नेचुरल कंसेप्शन 55 के बाद भी लीगल है तो सरोगेसी में ऐसी स्ट्रिक्ट लिमिट क्यों बताई गई, क्यों की गई? दूसरा, आर्टिकल 21 का वायलेट भी हो रहा है, वायलेशन क्यों? क्योंकि राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, रिप्रोडक्टिव चॉइस हमारा राइट है, यानी माँ या बाप बनने का फैसला एक पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी जजमेंट्स में ये कह चुकी है दैट रिप्रोडक्टिव राइट्स आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो अगर मेडिकली फिट हैं हम, वो हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट कि अगर मेडिकली हम फिट हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं और किसी और के यूट्रस के थ्रू अपना बच्चा लाना चाहते हैं, तो सिर्फ एज के बेसिस पर उनका सब क्यों तोड़ा जा रहा है? सिर्फ एज के बेसिस पर हमारा सपना क्यों तोड़ा जा रहा है? ये पिटिशन के आर्गुमेंट रहे। अब ऑनरेबल कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस रही यहाँ पर लॉ वर्सेस ह्यूमैनिटी को लेकर, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन लॉ एंड ह्यूमैनिटी से डील कर रही है। ठीक है, यहाँ बात लॉ वर्सेस ह्यूमैनिटी की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि ये एज लिमिट्स मेडिकल सेफ्टी के लिए है। ठीक, एंड एएमजी यहाँ पर ऐश्वर्या भाटी ने बोला था कि एडवांस्ड एज पे प्रेगनेंसी रिस्की होती है, जेनेटिक और एपिजेनेटिक इंपैक्ट होता है बच्चे पर, और पेरेंटिंग कैपेबिलिटी भी 60 प्लस एज में कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, ये बोला गया। लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना, यहाँ पर इन्होंने एक शार्प क्वेश्चन उठाया। क्या क्वेश्चन उठाया? कि अगर नेचुरल प्रेगनेंसी 50 के बाद भी लीगल है तो सरोगेसी में एज रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? रिस्क लेना तो कपल का पर्सनल चॉइस है। बहुत अच्छी बात बोली जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कि अगर नेचुरल प्रेगनेंसी 50 के बाद भी लीगल है तो सरोगेसी में एज रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? और आप बात रिस्क की कर रहे हो, तो रिस्क लेना तो कपल का खुद का एक पर्सनल चॉइस है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला दैट रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज मिसिंग। यहां पर जो रैशनल नेक्सस है, एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, वो मिस हो रहा है, क्योंकि लॉ का जो मकसद है वो कमर्शियल सरोगेसी को रोकना है। ठीक है, लॉ का जैसे कि हमने देखा मकसद, हमेशा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने जो है कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया, तो आपका मकसद लाने का यही था कि कमर्शियल सरोगेसी को रोका जाए, ना कि आपका ये मकसद था कि आप एक जेन्युइन पेरेंटहुड नहीं दे, मतलब कपल को पेरेंटहुड का राइट आप छीन रहे हो। ठीक है, बट ये जो एक्ट है ये तो सीधा इन कपल्स को बोल रहा है, जो एक्ट आप यहाँ पर जो आए हैं, ऐसे तो फिर ये एक्ट सीधा बोल रहा है कपल को। क्या बोल रहा है? दैट स्टॉप
नो चिल्ड्रन फॉर यू। अब ये कितना हार्श है इन कपल्स के लिए, सीधे साफ मना कर दे कि आपके लिए ये जो है कपल्स जो आप हैं, इतनी आपकी एज क्रॉस हो चुकी है तो आपके लिए कोई बच्चा नहीं। ये तो सीधी साफ बात, आप ये बात बता रहे हो, तो ये तो गलत है। कितना हार्श है उनके लिए। तो ये ऑब्जर्वेशन क्लियर करता है दोस्तों कि कोर्ट लॉ जो है ये इनके इंटेंट और इम्पैक्ट दोनों देख रही है। दैट कोर्ट एग्जामिन्स बोथ इंटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द लॉ। इससे तो यही समझ आ रहा है। और साथ में ये तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट यहाँ पर एक और मेजर इशू है। वो मेजर इशू ये है अनमैरिड सिंगल वुमन की एक्सक्लूजन को लेकर। सिंगल वुमन एक्सक्लूजन को लेकर यहाँ पे एक और वाइडर इशू है। वो ये है कि देखो आज के लॉ के अंदर सिर्फ डाइवोर्सीज और विडोज को ही सिंगल मदर के रूप में सरोगेसी का ऑप्शन दिया गया है। ओनली विडोज एंड डाइवोर्सेस अलाउड सरोगेसी। यानी अगर, इसका मतलब क्या है, यानी अगर कोई इंडिपेंडेंट, कोई अनमैरिड वुमन चाहती है कि वो सरोगेसी के थ्रू मां बने, तो लॉ के हिसाब से वो एलिजिबल ही नहीं है, उनको किसी प्रकार का राइट नहीं है। एंड ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी चैलेंज किया गया, लेकिन इस करंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को सेपरेटली एडजुडिकेट करने का डिसीजन लिया है। लेकिन क्लियरली ये क्वेश्चन ओपन है कि क्या पर्सनल रिप्रोडक्टिव चॉइस सिर्फ शादीशुदा औरत तक सीमित होनी चाहिए? ये क्वेश्चन तो ओपन है, बट इसको सेपरेटली एडजुडिकेट करने का डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस करंट केस में ये चीज नहीं इंक्लूड की। तो दोस्तों ये जो केस है ना, ये ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो इशू है ये ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को लेकर है। ये केस सिर्फ सरोगेसी का नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव मैं कहूं जस्टिस, बॉडीली ऑटोनॉमी या इंक्लूसिव फैमिली लॉ के बैर में भी है। लाइक आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 का यहां पर क्वेश्चन है कि क्या एज और मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे एक्सक्लूजन रीजनेबल है? अरे रीजनेबल है क्या? सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन सामने आता है इन्हीं की वजह से। आर्टिकल 21 का क्वेश्चन है कि क्या लॉ किसी व्यक्ति की पर्सनल रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकता है? क्योंकि यहां दिख रहा है। और एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है यहाँ पर, वो ये है कि क्या सोसाइटी पेरेंटहुड को बायोलॉजिकल एबिलिटी तक लिमिटेड करे, या मैं कहूं इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेडीनेस तक भी एक्सेप्ट करेगी? ये सारे ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। एनीवेज, लेट्स सी कोर्ट के यहाँ पर क्या डिसीजन आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली दोस्तों, तो यह यहाँ पर बात यही है दैट सरोगेसी के इस इशू में साइंस, लॉ एंड इमोशन सब कुछ मिलता है। एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, बहुत मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये केस, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए एंड आई होप आपको बताना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लॉ ह्यूमन लाइफ्स को सर्व करता है, उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन इस केस में प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर में, मतलब कि फ्यूचर में किस तरह से पर्सनल रिप्रोडक्टिव चॉइसेस रेगुलेट की जाएगी। अब मैं ये आपको छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए? क्या कोई अनमैरिड वुमेन सरोगेसी का ऑप्शन ले सकती है? कमेंट में बताइए, अपने ओपिनियन जरूर दीजिए, लिखिए। एंड इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक वैल्यूएबल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें एंड इस लीगल डिस्कशंस को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए लीगल इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।